होता है, लेकिन उस वक्त में एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इन दोनों को मिलने ही नहीं दे रही थी। इस चरण में अभी भी किसी भी तरह की रोशनी नहीं बनी थी और ये सारे ही प्रोसेस घुप अंधेरे में हो रहे थे। ये सब बदल गया 5वें चरण में, जब एटम्स का इजाद हुआ। लेकिन इस 5वें चरण तक पहुंचने के लिए हमारे ब्रह्मांड को 3,80,000 साल लग गए थे। ब्रह्मांड का तापमान अब 3000 केल्विन तक आ गया था। हमारा ब्रह्मांड इस स्टेज तक करीब 83 मिलियन लाइट ईयर्स जितना बड़ा हो गया था। जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फाइनली मिल गए तो उन्होंने फोटोन यानी कि लाइट पार्टिकल के फ्लो को भी शुरू कर दिया और ब्रह्मांड में पहली बार दिखाई देने वाली रोशनी का जन्म हुआ। ये रोशनी एक तरह का रेडिएशन है जो अंतरिक्ष के हर एक पॉइंट से निकलती है और जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है। ये रोशनी असल में बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरी हुई थी, लेकिन क्योंकि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा था, इसीलिए इसने इस रोशनी को भी खींचकर इसकी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। ब्रह्मांड के इस चरण में ये केवल हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़े बहुत लिथियम से भरी हुई दुनिया थी। अब असली सवाल ये आता है कि इस चरण से हम सोलर सिस्टम के स्टेज तक कैसे पहुँचे। ये सवाल हमें अपने छठे और आखिरी चरण में ले आता है, जिसे तारों का युग भी कहा जाता है। इस युग में स्टार्स, सोलर सिस्टम्स और गैलेक्सीज का जन्म हुआ था। हमारा ब्रह्मांड एक तरह से होमोजीनस और आइसोट्रोपिक है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो आप जिस किसी भी दिशा में देखो ये बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन ऐसा भी पूरी तरह से सच नहीं है। इसमें थोड़ी बहुत तो असमानताएं जरूर हैं। ये थोड़ी बहुत असमानताएं हमारे ब्रह्मांड पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। ये ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करती हैं। आप ही एक बात सोचिए कि अगर चारों तरफ चीजें एक जैसी दिखाई देंगी और एक छोटी सी जगह पर कुछ असमानताएं ऑब्जर्व की जाएंगी, तो क्या वैज्ञानिक इससे उत्तेजित होंगे या नहीं। हमारे ब्रह्मांड को सबसे पहले गैलेक्सीज बनानी थी और गैलेक्सीज बनाने के लिए उसे पहले स्टार्स बनाने थे। ये तब हुआ जब हाइड्रोजन और हीलियम से भरे हुए गैस के बादल एक दूसरे से मिलने लगे और ग्रेविटेशन का प्रेशर समय के साथ बढ़ने लगा। वक्त के साथ ये प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि बड़े गैस के बॉल्स तेज ज्वाला में जलने लगे और स्टार्स में तब्दील हो गए। अब ब्रह्मांड में ऑफिशियली डार्क एज खत्म हो गई थी। तारों ने ब्रह्मांड में रोशनी फैला दी थी। तारों के अंदर हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम में बदलने लगी और इस फ्यूजन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होने लगी। अब हीलियम भी लिथियम के साथ रिएक्शन करने लगा, फिर लिथियम दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करने लगा। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। ऐसे ही तारों की कोर में वो एलिमेंट्स भी पैदा होने लगे जिनसे आगे चलकर जीवन का जन्म होने वाला था, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। ये शुरुआती स्टार्स हमारे सूर्य के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े थे। इस वजह से इनकी रोशनी भी बहुत ज्यादा तीव्र थी। इसी वजह से इनकी लाइफ साइकिल भी बहुत कम हुआ करती थी। दरअसल इतनी ज्यादा रोशनी छोड़ने के लिए तारों को बहुत सारी ऊर्जा जलानी पड़ती थी और इसीलिए बदले में स्टार्स अपनी एनर्जी को ज्यादा तेजी से गवा देते थे। ये शुरुआती स्टार्स केवल कुछ ही मिलियन सालों तक जिंदा रहते थे और अंत में एक बड़े सुपरनोवा धमाके में खत्म हो जाते थे। तारों की कोर में जो फ्यूजन प्रोसेस होता था वो आयरन को बनाने के बाद बंद हो जाता था, क्योंकि आयरन से ज्यादा भारी एटम्स को बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे ही एक तारे की कोर में आयरन बनना शुरू हो जाता है, वैसे ही उसकी मौत का काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। एक बात आपको बता दूं कि सुपरनोवा धमाके केवल बहुत सारी ऊर्जा रिलीज करने वाले धमाके नहीं होते हैं, बल्कि इस धमाके में जीवन को पैदा करने वाले बहुत से एलिमेंट्स जो तारों की कोर में बनते हैं वो भी अंतरिक्ष में रिलीज हो जाते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत में बहुत सारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स हुए थे जिनके अंदर से इन एलिमेंट्स के अवशेष निकले थे। वक्त के साथ ये अवशेष एक दूसरे से जोड़ने लगे और सेकंड जनरेशन के स्टार्स का जन्म हो गया। जिस तरह आज इंसान एवोल्यूशन के जरिए इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन गए हैं, उसी तरह स्टार्स भी कई जनरेशंस के थ्रू गुजरने के बाद आज इस जगह पर हैं। हमारा सूर्य, सौरमंडल और हम सभी पुराने तारों के अवशेषों से ही बने हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं, आप और ये धरती सभी तारों की धूल यानी स्टार डस्ट से बने हैं।
हमारा सूरज जब इतना ज्यादा भारी हो गया कि वो अपनी कोर में हाइड्रोजन एलिमेंट्स को फ्यूज कर पाए, तब उसने भी रोशनी फेंकना शुरू कर दिया। सूर्य के जन्म के बाद उसके पास जो बचे कुचे अवशेष थे जिनमें हेवी एलिमेंट्स थे, उन्होंने एक प्रोटोप्लानेटरी डिस्क को बना लिया। इस प्रोटोप्लानेटरी डिस्क में डस्ट, गैसेज और एलिमेंट्स कई मिलियन सालों तक मिलने लगे और प्लैनेट्स को जन्म देने लगे। इसी तरह से हमारी धरती भी बनी थी। अब एक गैलेक्सी भी तारों के बड़े झुंड का समूह होती है जिनमें बहुत सारी गैसें और धूल मौजूद होती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो पदार्थ वैज्ञानिकों को दिखाई देते हैं वो एक गैलेक्सी की विशालता के सामने बहुत ही ज्यादा कम है। गैलेक्सीज में मौजूद तारों को तीव्र ग्रेविटेशनल फोर्स ने होल्ड करके रखा हुआ है, ये बात तो पक्की है। लेकिन ये बात भी सच है कि जितनी भी चीजें हमें अपनी गैलेक्सी में दिखाई देती हैं, उनके पास इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है कि वो पूरी आकाशगंगा को संभाल कर रख पाएं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हमारे ब्रह्मांड में एक अदृश्य चीज है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को पैदा करती है, जिससे गैलेक्सीज स्टेबल रहती हैं। और इस अदृश्य चीज को डार्क मैटर का नाम दिया गया है। ये डार्क मैटर ना तो रोशनी को अपने अंदर लेता है और ना ही किसी तरह की रोशनी को छोड़ता है। वैज्ञानिकों का ये तक कहना है कि आज जो गैलेक्सीज आप देख रहे हो, इन्हें बनने में डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनका कहना है कि डार्क मैटर ने मिलकर ग्रेविटेशन का एक पूल बना दिया था, जिसने सभी पदार्थों को अपनी तरफ खींचकर तारे और दूसरे ग्रहों को जन्म दे दिया। अब जैसे जैसे ब्रह्मांड की आयु बढ़ रही है, डार्क मैटर भी बहुत ही प्रभावी बन गया है। ब्रह्मांड में एक और अदृश्य चीज है जिसकी प्रॉपर्टीज डार्क मैटर के उलट हैं, जो आज ब्रह्मांड को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर रही है। जी हाँ, आप सही समझे, डार्क एनर्जी। आज यूनिवर्स जिस तेजी से बड़ा हो रहा है, वैज्ञानिकों का पूरा यकीन है कि ये आने वाले समय में रुकने वाला तो नहीं है और इसके पीछे का मुख्य कारण है डार्क एनर्जी। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इस बड़े होते हुए ब्रह्मांड के इफेक्ट को हमारे ऊपर पड़ने में 150 बिलियन सालों का समय लग जाएगा। आज इंसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। अगर हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में जान जाएंगे तो ऐसा समझ लीजिए कि हम अपने पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मांड की टाइमलाइन, जिसमें हमने जाना कि कैसे एनर्जी से मैटर बना और कैसे गैलेक्सीज बनी, कैसे तारे और ग्रहों